विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। एनडीए के बाद आज इंडिया गठबंधन ने भी उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। दरअसल विपक्ष ने जो दांव खेला है वो एनडीए को मात देने के लिए खेला है और कहीं ना कहीं उसी के दांव में उसे फंसाने की कोशिश की है। बीजेपी और एनडीए ने जिस सीपी राधाकृष्णन को चुना इस पद पर कैंडिडेट बनाने के लिए, वो तमिलनाडु से आते हैं। संघ की पृष्ठभूमि है कि कोयम्बटूर से 2 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे। फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और उनको बीजेपी ने ये सोच करके ले आई बीजेपी कि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, उत्तर और दक्षिण में बैलेंस बनाना है और वो यदि जातिगत आधार पर देखेंगे तो पिछड़े वर्ग से आते हैं। जबकि इंडिया गठबंधन ने जिसको चुना है बी सुदर्शन रेड्डी को, वो अगड़ी जाति से है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा संदेश भी है। आपको याद है लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने ये मुद्दा बनाया था कि संविधान की रक्षा का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है ये चुनाव। इनको ला करके उसने ये संदेश दिया है कि एक ऐसे शख्सियत को लाए हैं जो कानून को जानता है, संविधान को जानता है और ये उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दरअसल तेलंगाना के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी कांग्रेस के लिए इन्होंने काम किया था और इनकी काबिलियत से कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इनको कैंडिडेट बनाने से पहले सबसे राय मशविरा कर लिया गया है। ममता बनर्जी जो टीएमसी प्रमुख है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी डिमांड थी कि किसी ऐसी शख्सियत को कैंडिडेट बनाया जाए जो कि पॉलिटिकल ना हो, पॉजिटिव संदेश दिया जाए। जबकि कुछ लोगों की और नामों पर आपत्ति थी। उन सबको देखते हुए कांग्रेस ने इस नाम को चुना और सबकी हामी भरवा ली। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो दांव खेल रही थी, दूसरा दांव बीजेपी की, ये साउथ से है, तमिलनाडु से है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये जो इंडिया गठबंधन कैंडिडेट लेकर के आया या कांग्रेस लेकर के आई, वो जो है आंध्रा से है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करता था। तो साउथ वर्सेस साउथ भी करने की कोशिश की गई है। यानी कि बीजेपी यदि उत्तर और दक्षिण को का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है तो वही काम कांग्रेस ने भी कर दिया और इंडिया गठबंधन ने भी कर दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए के दांव से उस दांव में ही उसको फंसाने की कोशिश की गई है। एक और बात कि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है। बीजेपी ने दांव चला कि चलिए हमने तमिलनाडु का कैंडिडेट दे दिया। अब डीएमके हो, एआईएडीएमके हो, जो भी है वो कैसे विरोध करेंगे क्योंकि उन्हीं के स्टेट का है। वही दाव इनका भी है, इंडी गठबंधन का भी। अब चंद्रबाबू नायडू हो, वाईएसआर कांग्रेस के रेड्डी हो या वीआरएस हो, सबके लिए वही पेज खड़ा हो गया है कि विरोध करें तो कैसे करें क्योंकि आप ही के सूबे से तो वो आते हैं। तो जो जो बीजेपी ने सोचा था वही कांग्रेस ने भी सोचा, जो एनडीए ने रणनीति बनाई वही इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई। देखिए एक बात साफ है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो मतदान करते हैं। इस समय का जो इफेक्टिव नंबर है वो 782 है। 392 पर जीत हार होनी है और पूरी तरीके से जो पलड़ा भारी है वो सत्ता पक्ष का है, यानी कि एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन वाक को भर दे देगा। ऐसी सियासी लड़ाइयों में संदेश देने की कोशिश होती है, वही संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम चुनाव लड़ेंगे और इनको भी फंसाएंगे कि कैसे अभी तक जो इनके साथ थे और दल, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो दल आ रहे थे बीजेपी के साथ, उनके लिए तो इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो, चाहे वीआरएस हो, मुश्किल तो खड़ी कर ही दी है। अब जहाँ तक नामांकन की बात है, 21 अगस्त तक नामांकन होगा, फिर उसकी जांच होगी, 25 अगस्त तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि दोनों तरफ से जो चालें चली गई है, कैंडिडेट उतारे गए हैं, उसमें किसका पलड़ा कितना भारी पड़ता है, जीत हार के लिहाज से नहीं, संदेश के लिहाज से।
क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।